हेलो दोस्त, कैसे हैं सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रिवीजन एक्सप्रेस पे। तो आइए आज हम ये पॉलिटी का क्लास नोट्स को देखेंगे। इसको हम रिवीजन आज करा रहे हैं और ये पॉलिटी का क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये। तो आइए हम शुरू करते हैं। संविधान किसे कहते हैं पूरा बेसिक से लेकर चलेंगे। जैसे मेरा नोट्स बनाया हुआ है वैसे ही आपको भी मैं चाहता हूं कि ये नोट्स प्रोवाइड करवा दें। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। और आप भी इसे ज़रूर रिवीजन करेंगे, देखेंगे एक बार ज़रूर। अगर नोट्स नहीं भी बनाए होंगे तो इसको बनाएंगे, बहुत ही फ़ायदा करेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट कह रहा है संविधान किसे कहते हैं। आप गौर से देखेंगे और सुनेंगे इसको। देखिए संविधान किसे कहते हैं, तो संविधान उसे कहते हैं जो नियम कानूनों का एक ऐसा दस्तावेज, संग्रह, किताब जिसके आधार पर किसी देश की व्यवस्था को सही तरीके से चलाया जाए, उसे ही हम संविधान कहते हैं। आप समझ गए संविधान किसे कहते हैं। यानी कि ये नियम है, कानून, जो दस्तावेज, संग्रह, किताब जिसके आधार पर किसी देश की व्यवस्था को सही तरीके से चलाया जाए, उसे ही हम संविधान कहते हैं। उसके बाद आइए हम लोकतंत्र देखते हैं। लोकतंत्र क्या है। ऐसी राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य या उनका समूह उस व्यवस्था को चलाए। इस व्यवस्था में जनता सबसे महत्वपूर्ण होती है, जो दो प्रकार से अपने नेतृत्व, राजा या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या अन्य मंत्रीगण का चुनाव करती है। आप समझ गए मैंने क्या कहा। यानी कि ऐसी राजनीतिक जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य या उनका समूह या व्यवस्था को चलाए, इस व्यवस्था में जनता सबसे महत्वपूर्ण होती है। देखिए जनता का भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वही सरकार को चुनती है। और जो दो प्रकार से अपने नेतृत्व, यानी कि राजा, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अन्य मंत्री का ये चुनाव करती है। देखिए चुनाव दो प्रकार से होता है। यहाँ हम देख रहे हैं चुनाव दो प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव। आइए हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव देखते हैं क्या है, किसे कहेंगे प्रत्यक्ष चुनाव, कौन प्रत्यक्ष चुनाव करता है और कौन अप्रत्यक्ष चुनाव करता है। तो फर्स्ट में हम देखेंगे प्रत्यक्ष चुनाव, जिसमें जनता अपने वोटों द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव करे, जैसे लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, मुखिया, वार्ड मेंबर, ईटीसी। प्रत्यक्ष चुनाव क्या है, जिसमें जनता अपने वोटों द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव करे, जैसे लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, मुखिया, वार्ड मेंबर, ये जनता इसमें वोट करती है। उसके बाद आइए अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव किसे कहेंगे, ऐसी चुनाव प्रक्रिया जिसमें जनता के प्रतिनिधि अपने नेतृत्व का चुनाव करते हैं। यानी कि ऐसी चुनाव प्रक्रिया जिसमें जनता के प्रतिनिधि, यानी जिसे हम वोट करते हैं, वो अपने नेतृत्व का चुनाव करते हैं। जैसे कि राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री। उसके बाद आइए आगे हम देखते हैं मतदान या चुनाव की प्रक्रिया दो प्रकार से संपादित की जाती है। फर्स्ट है गुप्त मतदान और दूसरा है खुला मतदान, यानी कि जिसे छुपी हुई मतदान कहते हैं, और एक खुला मतदान। आइए हम गुप्त मतदान किसे कहते हैं इसको जानेंगे। ऐसा चुनाव जिसमें मतदान देने वाले के अतिरिक्त और किसी को जानकारी नहीं होती, अर्थात छिपा के वोट देना। यानी कि जो छुपा के वोट देता है, जैसे लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव इत्यादि। यानी कि ऐसा चुनाव जिसमें मतदान देने वाले के अतिरिक्त किसी को ये जानकारी नहीं होती कि किसे मतदान दिया गया है। जैसे लोकसभा चुनाव होता है उसमें हम वोट करते हैं, विधानसभा चुनाव इत्यादि। आइए इसके बाद हम अगला देखते हैं खुला मतदान। अब क्या है खुला मतदान, किसे कहेंगे, ऐसा मतदान जिसमें अन्य लोगों की भी जानकारी मिल जाए कि मतदान किसे किया गया है। यानी कि ऐसा मतदान जिसमें अन्य लोगों को भी जानकारी मिल जाए कि मतदान किसे किया गया है, अर्थात दिखा कर वोट कर देना। यानी कि सबको इसमें जानकारी हो जाए। जैसे राज्यसभा चुनाव में विधायक लोग करते हैं, समझ गए, जैसे राज्यसभा चुनाव में विधायक लोग वोट करते हैं। आइए उसके बाद हम अगला देखेंगे अनुच्छेद या आर्टिकल किसको कहेंगे।
आइए अगला पॉइंट है अनुच्छेद आर्टिकल। हमारे संविधान में वर्णित नियम या कानून या प्रावधान को अनुच्छेद कहते हैं। यानी जो संविधान में है वर्णित है कानून नियम कानून, उसी को अनुच्छेद कहते हैं, जो संसद द्वारा बनाया या सुधार किया जा सकता है। तो अब आपको जानकारी हो गई कि ये संसद द्वारा मतलब जो कानून और नियम बनते हैं वो संसद द्वारा ही बनाया जाता है। अब आइए, संसद के 3 अंग होता है। आप जानते हैं संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, जिसमें प्लस 50% राज्यों के साधारण बहुमत की सहमति से ये इसका निर्माण होता है। आइए उसके बाद अगला हम देखेंगे क्या कह रहा है, दफ़ा, धारा या सेक्शन। ये सब एक ही चीज़ है। हिंदी में धारा हुआ, उर्दू में दफ़ा हुआ और इंग्लिश में सेक्शन इसको कहते हैं। तो दफ़ा क्या होता है ये इसको हम जानेंगे। कानून की किताबों में लिखे नियम एवं प्रावधान को धारा कहते हैं। यानी कि कानून की किताबों में जो लिखा होता है नियम प्रावधान, उसी को ही हम धारा कहते हैं। इस धारा के निर्माण एवं परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका विधि विशेषज्ञों जैसे न्यायाधीश, वकील एवं प्रोफेसर का होता है। आगे देखते हैं हम, अधिकांश कानूनों का निर्माण अंग्रेज़ों द्वारा ही किया गया है। देखिए अधिकांश जो कानून अभी है ना वो अंग्रेज़ों द्वारा ही किया गया है, जैसे आईपीसी इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी, सीपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ईटीसी। उसके बाद आइए हम अनुसूची देखते हैं। अनुसूची क्या है, शेड्यूल, जिसको हम शेड्यूल बोलते हैं। हमारे संविधान में बहुत सारे प्रावधानों को सूचीबद्ध करके संविधान के पीछे दिया गया है। आइए इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। सामान्यतः लोकतंत्र को चलाने के लिए 3 आधार स्तंभ है। आप जानते हैं कि लोकतंत्र को चलाने के लिए 3 आधार स्तंभ है। इसको हम 3 भाग में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। उसको इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। देखिए विधायिका क्या है, यानी कि नियम कानूनों का निर्माण एवं सुधार जो करता है वो विधायिका होता है। जैसे नेता लोग वही ना नियम कानून बनाते हैं। उसके बाद कार्यपालिका यानी कानून के आधार पर व्यवस्था को चलाना, ये अधिकारी के लोग का ही काम होता है। यानी जो नियम बन गया उसके बाद अधिकारी लोग उस पर उसको सही तरीक़ा से उसको चलाते हैं, उसको पालन करते हैं। उसके बाद न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, तो नियम कानून को तोड़ने वालों को निर्णय देना, यानी कि न्यायपालिका वही ना काम करती है। जो नियम कानून को तोड़ती है उसको दंड देती है, उसको निर्णय देती है यानी कि। और चौथा इसमें क्या है, मीडिया। देखिए मीडिया यहाँ पे है, चौथा स्तर मीडिया को मानते हैं। आइए ये सब जो बनता है ये किसके लिए, ये जनता के लिए ही नियम कानून, ये जनता के लिए सब काम करते हैं। जैसे अब मीडिया ये देखते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। आइए इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में बहुमत के प्रकार। थोड़ा हम धीरे कर रहे हैं ताकि आपको भी समझ में आए, नहीं तो मैं केवल बताते चला जाऊँ आपको समझ में नहीं आए, इसीलिए आज हम धीरे कर रहे हैं। भारत में बहुमत के प्रकार देखते हैं, बहुमत कितने प्रकार से होते हैं। तो आइए फर्स्ट नंबर है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत क्या है, भारतीय लोकतंत्र में कुल मतों के 50% +1 को साधारण बहुमत कहा जाता है। उसके बाद ये विशेष बहुमत क्या है, यानी कि विशेष बहुमत उसे कहेंगे जो कुल मतों के 2/3 बहुमत, यानी 66% को विशेष बहुमत कहा जाता है। एग्जाम में पूछता भी है विशेष बहुमत कितना, किस 2/3 भाग को कहते हैं कि 1/5 को, तो आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद ये तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, भारतीय लोकतंत्र में लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य एवं कुछ अन्य सदस्य चुनावों में भी सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले को ही विजयी माना जाता है। ये तो आप जानते हैं कि यानी भाई ये जो लोकतंत्र है इसमें जो लोकसभा सदस्य हुए या विधानसभा या सदस्य या राज्यसभा सदस्य या विधान परिषद, ये इसमें जिस चुनाव में भी सबसे ज़्यादा, यानी चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले को ही विजयी माना जाता है। उसके बाद आइए हम अगला पॉइंट देख रहे हैं, संविधान निर्माण की प्रक्रिया हम देखते हैं। क्या कह रहा है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया। ये नोट्स है इसीलिए इसमें वन लाइनर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन ही है। आप इसको याद करेंगे तो ये सब क्वेश्चन ही है, सबसे एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हर एग्ज़ाम के लिए ये। आइए, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नेताओं के साथ साथ भारत में शासन करने वाले अंग्रेज़ों का प्रमुख योगदान है। इसकी शुरुआत 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 26 नवंबर 1949 को बने संविधान तक जारी रही एवं अभी भी संविधान संशोधन द्वारा यह प्रक्रिया चल रही है। आप समझ गए।
यानी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नेताओं के साथ साथ जो भारत में शासन करने वाले अंग्रेज का प्रमुख योगदान है। इसकी शुरुआत कब से? ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर यानी जो हमारा संविधान बना 26 नवंबर 1949 को बने संविधान तक जारी रही एवं अभी भी संविधान संशोधन द्वारा यानी संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया अभी भी चलती है, यानी समय पड़ने पर संविधान में संशोधन कर सकते हैं। आइए उसके बाद हम पॉइंट देखते हैं। वर्तमान भारतीय संविधान का मुख्य आधार 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, यानी कि भारतीय संविधान का मुख्य आधार 1935 का भारत सरकार अधिनियम था जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। हमारे वर्तमान संविधान का लगभग जो 70% भाग जो है ना 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। आप समझ गए 1935 का जो शासन अधिनियम से कितना महत्वपूर्ण है हमारे संविधान में। आइए हम आगे देखते हैं 1935 के भारत सरकार अधिनियम क्या कह रहा है, एक एक करके जानेंगे। ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा नियम कानूनों का दस्तावेज संविधान यही था। कौन? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसमें भाग 14 यानी कि 14 भाग था। अनुच्छेद कितना था? 321 था। अनुसूची 10 था। इस अधिनियम द्वारा भारत के 11 राज्यों में विधायिका का गठन हुआ, जिसमें 6 राज्यों में 2 सदन बनाए गए थे। यानी इसके बाद आएगा 2 सदन वाले राज्य कौन थे? ये बनाए गए थे उस समय की बात 1935 की, यानी कि इसमें भाग कितना? 14 था। अनुच्छेद 321 था। अनुसूची 10 था। इस अधिनियम द्वारा भारत के 11 राज्यों में विधायिका का गठन हुआ, जिसमें 6 राज्यों में 2 सदन बनाए गए। यानी 2 सदन बाई कैमरल उसको इंग्लिश में बोलते हैं, द्वि सदन भी एक ही हैं, ये सब एक ही नाम होता है। अब आइए जैसे हम 2 सदन वाले राज्य कौन थे उसको हम देख रहे हैं। जैसे बिहार था 2 सदन वाले राज्य, संयुक्त प्रांत यूपी को संयुक्त प्रांत बोल देते हैं, बम्बई जो अभी महाराष्ट्र है, बंगाल, असम, मद्रास, ये 6 जो है ये 2 सदन वाले राज्य थे। उसके बाद आइए 1 सदन वाले राज्य को हम देख रहे हैं। जैसे पंजाब हुआ, सिंध प्रांत पाकिस्तान हुआ, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत हुआ, मध्य प्रांत हुआ, उसके बाद उड़ीसा। ये 1 सदन वाले राज्य यानी 11 टोटल हम बताए थे, जिसमें 6 2 सदन वाले और 1 सदन वाले 5 हुए। आइए अगला हम पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला पॉइंट हम देखते हैं 1935 के समय यानी कि कितना भाग था, अनुच्छेद था, अनुसूची था, हम जानेंगे। संविधान के जो निर्माण हुआ था उस समय कितना था और वर्तमान में अभी कितना है उसको भी हम जानेंगे। क्या भाग, अनुच्छेद और अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी पूछ देता है। वर्तमान में हमारे संविधान में कितने भाग है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आइए 1935 समय कितना था? भाग 14 था, उसमें अनुच्छेद 321 था और अनुसूची 10 था। संविधान निर्माण के समय 22 भाग था, 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूची था। लेकिन ये सब ये घटते बढ़ते रहता है। आज कितना है वर्तमान में? 25 है और अनुच्छेद कितना है? 460 है, अनुसूची 12 है। इसके बाद आइए हम पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कर रहा है? इस एक्ट द्वारा ही वर्तमान म्यांमार यानी जिसको बर्मा बोलते हैं को भारत से अलग कर दिया गया। इसी एक्ट द्वारा दिल्ली में फेडरल कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्माण की बात कही गई, जो 1 अक्टूबर 1937 को शुरू हुई थी। आइए अगला पॉइंट हम देखते हैं। इस एक्ट द्वारा मत देने वालों की संख्या का कुल जनसंख्या का 10% कर दिया गया, जिसमें सामान्य वर्ग, दलित, महिला, मजदूर एवं यूरोपीय लोग भी शामिल थे। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। इस एक्ट द्वारा भारत के 11 ब्रिटिश शासित राज्यों में आम चुनाव की घोषणा की गई थी, जो 1937 में कराया गया। एक नोट है इसमें हम देखते हैं, यानी कि आप समझे इस एक्ट के द्वारा भारत के जो 11 राज्य थे ब्रिटिश शासित जो राज्य में आम चुनाव की घोषणा की गई थी, जो 1937 में कराया गया था। आज़ादी के पहले आम चुनाव 1937 में और आज़ादी के बाद भारत में आम चुनाव 1952 में कराया गया। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। यानी आज़ादी के पहले आम चुनाव कब हुआ था? 1937 में और आज़ादी के बाद 1952 में। ये पॉइंट आप याद जरूर रखेंगे। आइए अगला पॉइंट हम देखते हैं। 1937 के आम चुनाव में 5 राज्यों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार और 3 राज्यों में कांग्रेस की गठबंधन की सरकार एवं अन्य 3 राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकार बनी। ये चीज़ याद रखेंगे। यानी जो 1937 में आम चुनाव जो हुआ था उसमें 5 राज्यों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत मिली थी उसमें और 3 राज्यों में कांग्रेस प्लस अन्य यानी गठबंधन की जो सरकार थी उसको पूर्ण बहुमत मिला था एवं 3 अन्य राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकार बनी थी। यहीं हम इसके नीचे देखेंगे राज पार्टी और मुख्यमंत्री, यानी कि उसमें
कौन कौन थे, यानी संयुक्त प्रांत यूपी, इसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी जिसमें मुख्यमंत्री को थे गोविंद बल्लभ पंत। बिहार में भी कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी जिसके मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह या सिन्हा कहिए वहीं थे। मध्य प्रांत कांग्रेस की सरकार बनी थी तो NV खैर मुख्यमंत्री थे, कुछ दिन बाद त्यागपत्र दे दिए तो श्री रविशंकर शुक्ल बने। उसके बाद आइए चौथा नंबर में देखते हैं उड़ीसा राज्य था जिसमें पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनी। मद्रास में भी कांग्रेस की सरकार बनी, इसमें श्री BN दास थे। इसमें C राजगोपालाचारी को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब आइए कांग्रेस प्लस अन्य सरकार की अन्य गठबंधन की सरकार जो बनी थी कहाँ कहाँ बनी तो उसको देखते हैं। जैसे बम्बई में बनी, असम में बनी कांग्रेस प्लस अन्य, यहाँ आप देख रहे हैं। इसके मुख्यमंत्री थे BG खरे, इसके थे सादुल्ला खां जो त्यागपत्र दे दिए। तो किनको बनाया गया था, गोपीनाथ बारदोलई को। उसके बाद आइए 8 नंबर में देखते हैं, यानी कि 3 कांग्रेस प्लस 1 अन्य की सरकार बनी थी जैसे कि मैंने पहले बताया है। तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, इसमें भी कांग्रेस प्लस अन्य की सरकार बनी थी। इसके CM कौन थे, डॉक्टर औरंगजेब खान। आप अच्छा से इसको समझते चलेंगे। आइए अब अन्य की जो सरकार बनी जैसे बंगाल में, तो यानी कि अलग अलग पार्टियों की सरकार बनी थी। तो इसमें उसके बने थे कृषक प्रजा पार्टी प्लस मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। तो इसके मुख्यमंत्री कौन थे, फजल उल हक थे। अगला था सिंध, इसमें मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी जो अल्लाह बख्श खान त्यागपत्र दे दिए तो बंदे अली खान को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद 11वां नंबर है पंजाब, इसमें यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी जैसे सिकंदर हयात खान त्यागपत्र ये भी दे दिए तो खिज हयात खान इसके मुख्यमंत्री बने। आइए अगला हम पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम पढ़ रहे हैं, आप देखिएगा। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहमति के बिना ही अंग्रेज़ों ने भारत को शामिल कर दिया था। देखिए उस समय की बात है कि अंग्रेज़ जब ये युद्ध हुआ तो भारतीय को शामिल कर दिया, उसी को ये कहा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहमति के बिना ही अंग्रेज़ों ने भारत को शामिल कर दिया, जिसके विरोध के कारण 28 महीने तक काम करने वाली 8 राज्यों की जो कांग्रेस की सरकारों ने अक्टूबर 1939 में त्यागपत्र दे दिया। देखिए जो ये कांग्रेस की सरकार बनी थी तो अंग्रेजों ने इनको बिना पूछे ही युद्ध में शामिल कर दिया। तो इसके विरोध के कारण जब ये 28 महीने तक ही काम हुई थी यानी सरकार चली थी, उसके बाद 8 राज्यों की कांग्रेस की सरकार ने क्या किया था, अक्टूबर 1939 में त्यागपत्र दे दिया। अगला पॉइंट देखते हैं। 8 राज्यों की सरकारों की त्यागपत्र देने की खुशी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ये अच्छी पॉइंट है, इसको भी याद आप रखेंगे। यानी कि जो 8 राज्यों की सरकार जब त्यागपत्र दे दिया था तो उसकी खुशी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एवं मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। अगला पॉइंट देखते हैं। सन 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें लेबर पार्टी की सरकार बनी और क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने। आइए अगला हम पॉइंट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण क्लीमेंट एटली ने 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स यानी निम्न सदन में घोषणा की भारतीय को स्वतंत्र होने का अधिकार है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण क्लीमेंट एटली ने जो लेबर पार्टी की सरकार बने थे तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने थे, क्लीमेंट एटली। तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण क्लीमेंट एटली ने 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स यानी निम्न सदन में घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। तो आइए आज का यही हमारा ये क्वेश्चन था और ये नोट्स था जो इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। हर एग्ज़ाम में ये फ़ायदा करेगा, आप इसको रिवीजन करेंगे और इस तरह से हमारे पास बहुत अच्छा नोट्स बना हुआ है पॉलिटी का। आप कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में बताएं हमको, हम एक एक करके आपको पूरा नोट्स रिवीजन करा देंगे। चलिए आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।